हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू द न्यू चैनल इंक थिंक चैनल। और इस चैनल पर आपको करंट अफेयर जीके की वीडियोस देखने को मिलेंगी। और फॉर्मेट थोड़ा अलग रहने वाला है। जीके को हम डेडिकेटली अलग से ना पढ़ेंगे उनके अलग से भी, लेकिन जो करंट अफेयर के साथ साथ हम जीके भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे वैसे पता है क्योंकि 100 सब्सक्राइबर हमने मार्क एक दिन में कंप्लीट कर लिया है। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर भी आप सपोर्ट करते रहेंगे और मेहनत करेंगे। सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पर, ठीक है। सो करंट अफेयर पर आते हैं। पहला, कैलकाटा टाइम्स न्यूज में है। क्यों है? क्योंकि 150 साल हो चुके हैं कैलकाटा टाइम्स को बने हुए। टाइम्स क्या होती हैं? ऐसा समझ लीजिए, बस जो है वो जो रेलवे ट्रैक पर चलती हैं उसको बोलेंगे हम ट्रैम्स। ये सिटीज के बीच में चलती हैं। लाइक छोटे डिस्टेंस है, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर, या फिर एक मेजर पॉइंट से एक लैंडमार्क से दूसरे लैंडमार्क पर जाने के लिए आप बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये बनाई जाती हैं। स्पीड काफ़ी स्लो होती है। तो आई एम श्योर आपने इस तरह की फोटोग्राफ्स देखी होंगी, लाइक आपने यूरोपियन सिटीज़ में कि मेन सिटी है उसके बीच में से ये ट्रेन टाइप की चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, बस के एक या दो डब्बे के हिसाब से मान लीजिए। कोई ये नॉर्थ साउथ कोरिया फिर जापान का कुछ सिटी है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग ट्रैम्स में बैठते हैं, चलते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं रहता है, इतनी भीड़ होने के बाद भी ट्रैम्स आराम से चल रही हैं, राइट। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 150 साल कंप्लीट हो चुके हैं कैलकाटा टाइम्स को बनाए हुए। कैलकाटा टाइम्स जो है सबसे पुरानी टाइम्स हैं इन इंडिया एंड एशिया के अंदर भी सबसे पुरानी टाइम्स में काउंट की जाती है। 1902 के अंदर इनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। फिर आप बोलेंगे सर वेट, 1902 से लेकर 150 साल कैसे कंप्लीट हुए? 150 साल 1902 में इलेक्ट्रीफाइड किया गया था। उससे पहले तो घोड़े से खींची जाती थी, उसके बाद स्टीम इंजन आए, उसके बाद जाके इलेक्ट्रीफाइड आया, ठीक है। तो इस तरह की फोटोग्राफ्स देखिए आपने। फिर नाउ कम टू दी हु ऑपरेट्स कैलकाटा टाइम्स वे। देखिए, जब स्टार्टिंग में कैलकाटा टाइम्स वे कंपनी हुआ करती थी, उसके बाद ये डिसॉल्व कर दी गई 1967 के आसपास। उसके बाद क्या हुआ, वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने इसको कंट्रोल में ले लिया और आज तक भी ये वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ही इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। एक जमाना हुआ करता था 37 लाइन्स पे चलती थी, लेकिन अब तो खत्म कर दी गई है। इट ओनली रन्स इन ऑन 6 लाइन ड्यू टू द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, सरकार खर्च करना नहीं चाहती है, पूरा मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। पैसे कम होंगे तो ऑफकोर्स फिर रोड फ्लाईओवर्स बनाए जा चुके हैं, रिड्यूस राइडरशिप लोग पसंद नहीं करते। मेट्रो आ गई है तो क्यों आएंगे, है ना। और बस है, खुद के व्हीकल्स होते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, कार है, मोटर बाइक्स हैं। तो आजकल डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ चुके हैं, इसकी वजह से इसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। सो इन 1873 इट वॉज अ हॉर्स ड्रॉन। उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, जो सिर्फ 4 किलोमीटर ही चला करती थी, इतना छोटा ट्रैक हुआ करता था। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, इसको फिर स्टीम टाइम्स बनाई गई और 1902 के अंदर इसको अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक टाइम्स बना दिया गया, ठीक है। इट वॉज अ स्मॉल टाइम लाइन। अगर हम बात करें कि जो डिक्लाइन हुआ है एकदम से नहीं हुआ है। इन 1930s कानपुर की ट्रेन को बंद कर दिया गया। फिर आप देखेंगे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, यहाँ पर ट्रेन्स हुआ करती थी, आज तो नामो निशानी नहीं है। तो एक टाइम पर हुआ करती थी, उनको फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। लेकिन किसी तरीके से कोलकाता में सर्वाइव कर गया। रीज़न क्या है होता है? क्योंकि लो स्पीड है, काफ़ी स्लो चलती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इशू भी ऐसा नहीं है कि बहुत भाग लेकर जाएंगे, अदरवाइज इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है कि प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और धीमे धीमे अनदर वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुकी है। एंड दी जो सिटी डिवेलपर्स हैं, जो लोग रहते हैं, वो बोलते हैं जो ट्रैम्स हैं उनके सबसे अनसेफ हैं और टाइम कंज्यूमिंग है। ऑफ कोर्स आपको यहाँ से यहाँ जाना है, मेट्रो आपको 1 मिनट में लेकर जाएगी, ट्रैम्स यही काम आपको 10 मिनट में कराने वाली है। तो जो है स्पीड काफ़ी स्लो है और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हमें बहुत कुछ सीखना है आगे। नाउ कम टू दी नेक्स्ट करंट अफेयर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? पहला जी के तो ये बन जाता है एवरी ईयर 3 मार्च। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन साइट्स CITES एक ट्रीटी आई थी 3 मार्च ऑफ 1973 को। इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, जीके का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साइट्स। तो इट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। सिंपल है कि ऐसे स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड है, मतलब उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है, उनको इंटरनेशनल ट्रेड्स में रोकने के लिए। ऐसा ना हो कि एक कंट्री दूसरी एक कंट्री इन जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको ट्रेड कर रही दूसरी कंट्री में, ठीक है, उसको रोकने के लिए, अदरवाइज पॉपुलेशन और कम हो जाएगी, ठीक है। तो काम क्या है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का? सिंपल सी वाली बात है, नाम से क्लियर क्या लग रहा है आपको? यही होगा ना, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द सेलिब्रेशन, टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द सिटीजन, टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। बताने के लिए कि जो जंगली जानवर हैं, जो जंगली पेड़ पौधे हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा, उनकी अवेयरनेस पता होनी चाहिए।
तो इस बार की थीम क्या थी? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इस तरह के आपने पोस्टर्स देखे भी होंगे, काफ़ी अच्छे सुंदर पोस्टर बनाए गए हैं। ठीक है, थीम क्या है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। साइड से फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। फिर आता है ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया। देखिए हाइड्रोजन क्या होती है? हाइड्रोजन तो हमारे जो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, पर उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट यूजेबल। तो हम यूजेबल कैसे बनाते हैं इसको? हम क्या करते हैं? वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइजर इसको यूज़ करके हम इसके हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो यूज़ होती है, जो ये हाइड्रोजन, उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल, जो यूज़ की जा सकती है। अब जो आपने देखा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइजर काम करते हैं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो ये इलेक्ट्रोलाइजर्स होते हैं, ये एनर्जी, इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। इट नीड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी आप अगर इनको रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसे सोर्सेज एनर्जी के जो कभी खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, उसको आप लेकर आए, खत्म हो जाएगा, और खत्म हो भी रहा है धीमे धीमे। आपने देखा भी होगा बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसको स्विच कर रही है, फेज आउट करने की बात चल रही है। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। लेकिन सोलर एनर्जी है, कितना भी यूज कर लो, खत्म होने वाली है ही नहीं। विंड एनर्जी है, कभी खत्म नहीं होगी। तो अगर हम जो इलेक्ट्रिसिटी देने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स को, अगर वो जो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आई हुई है, हम उसको बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। सो green hydrogen refers to the hydrogen produced from renewable source such as wind and solar energy through a process called electrolysis। दिखाऊंगा अभी। green hydrogen is considered as a clean and sustainable energy source। clean का मतलब क्यों है? क्योंकि ये नेचर पर, जो इन्वायरमेंट पर इमिशन नहीं करता है, कुछ निगेटिव इंपैक्ट नहीं डालता है। ठीक है, लेकिन ग्रीन की बात कह रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। फिर आप बोलेंगे सर ग्रीन का मतलब, अरे आप अगर पेट्रोल ही यूज करने वाले हो तो अपना पेट्रोल यहाँ पर यूज कर दिया है, फ्यूल यहाँ यूज कर दिया, तो इमिशन तो पड़ेगा ना। लेकिन अगर हमने क्या करा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से करी है, तो हमारे पास कार्बन न्यूट्रल रहती है। इसमें कार्बन हम इमिट नहीं कर रहे हैं नेचर पे। ठीक है, एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स। सस्टेनेबल क्यों है? क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है। आज है, 10 साल के बाद, 100 साल के बाद भी हाइड्रोजन रहने वाला है। और इसकी जो यूटिलिटी है बहुत सेक्टर्स में हो सकती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे ग्रीन हाउस गैस को कम करने की बात करनी हो, या फिर क्लाइमेट चेंज को कम करने की बात करनी हो। सो ड्यू टू इट्स हाई इकोनॉमिक पोटेंशियल and cost effectiveness, it is expected to become a widely adopted energy source in future। तो धीमे धीमे आप देखेंगे 2030s, 40 50s, अगले 15 20 30 साल के बाद आप देखेंगे इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो न्यूज में क्यों है? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, एंड NTPC आर प्लानिंग टू कोलैबोरेट टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन। तो बात चल रही है कि तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूशन करने के लिए कुछ प्लान करेंगी। अगर हम बात करें करंट सिनेरियो के अंदर, देखिए इंडिया ने लगभग $200 बिलियन इसके लिए खर्च करने की बात की गई है, अलोकेट कर दिए गए हैं। द कंट्री हैज सेट अ टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 मिलियन टन पर ईयर। और इंडिया का टारगेट ये है कि हम हर साल 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें। दिस इज टू बी अचीव बाई 2030। अगले 6 साल के अंदर हमें अचीव करना है। द मेजर चैलेंजेस इन द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इज स्टेबलाइजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मैन्युफैक्चरिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर आती है? इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए मैन्युफैक्चर करने की प्रॉब्लम आती है। देखने में कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। ठीक है, सो करता क्या है इलेक्ट्रोलाइजर, क्या काम करते हैं? सिंपल है, हाइड्रोजन जो वाटर है उसका हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन आयन को अलग अलग सेपरेट करते हैं। सो इट सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। इट यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। सिंपल है। महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, द इलेक्ट्रोलाइजर्स शुड कीप द मेटल्स इन द मोल्टन स्टेट। तो जो इसमें मेटल्स लगे होते हैं उनको मोल्टन स्टेट में रखना होता है, जिससे कि उनके जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव कर सकें। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। सिंपल सा पॉइंट ये है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये सब चीज़ें मुझे याद है कि हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी। आई हैव नो आइडिया कि आज है या नहीं है, लेकिन 12th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर ये सब चीज़ें हुआ करती थी, इलेक्ट्रोलाइजर, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो काम कैसे करता है? अच्छा इन्फोग्राफिक दिया गया है। देखिए आपने क्या करा, एनर्जी, आपके पास रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, आपने विंड से, सोलर एनर्जी से आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी। उसके बाद आपने क्या करा, ये एनर्जी को इलेक्ट्रोलाइजर पर डाला। इलेक्ट्रोलाइजर ने क्या करा, हाइड्रोजन वाटर को डिफरेंशिएट कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर जो आपको ऑक्सीजन बचा है तो ये फ्यूल की तरह आपने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया और ये डिफरेंट सेक्टर्स में जाके काम करने के लिए तैयार है। और ये क्या होगा, नेट जीरो एमिशन, मतलब इसमें कोई भी हमने कार्बन को इमिट नहीं किया है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो जैसा पहले था आज भी ऐसा ही है, मतलब हमने अपनी तरफ से इसमें कुछ कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन वगैरह इस तरह गैसेज हमने नहीं डाली हैं। फिर आता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट बिल। क्या है ये? इसको बोलते हैं AMASAR एक्ट। ये न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है, और आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट तो रट्टा मार लो, इसको पूछे कभी भी जा सकता है। AMASAR एक्ट वाज
इनिशियली पास्ड इन 1958। फुल फॉर्म याद करनी है आपको, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ रिमेन्स अमेंडमेंट बिल। तो ये एक्ट है एक्चुअली। बिल का मतलब और देखिए एक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आपको पता है कि अगर मान लीजिए हम पार्लियामेंट जो डेमोक्रेसी बिलीव करते हैं ना, वी आवर इंडियन गवर्नेंस रन्स ऑन डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी डिसीजन लिए जाएंगे वो हम एज इंडियंस, एज सिटीजन हम लोग डिसाइड करेंगे। अब हम तो इतने सारे लोग हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे? हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे प्रतिनिधि होते हैं जो हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। लाइक आपका एमपी होंगे या एमएलए होंगे। अगर स्टेट लेवल पर काम होना है तो एमएलए होते हैं, और जो सेंट्रल लेवल पर काम होना होता है तो उसके लिए एमपीज होते हैं। आपने आपके जो एरिया ने किसी एमपी को चूज करा तो उनको ये अधिकार दिया कि वो डिसीजन ले सकता है आपके बिहाफ पर। तो जब भी कोई बिल पास करना होता है, बिल का मतलब होता है एक इनिशिएटिव है कि मैं चाहता हूं कि एक बिल पास हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं कि अगर कोई भी आदमी किसी वुमेन के साथ कुछ गलत काम करता है और मैं चाहता हूं, या हम ऐसा मान लेते हैं कि बिल पास करवाना है जिसके अंदर सब लोग चाहते हैं उसको फांसी हो सीधा विद इन 7 डेज, ये एक तरह से इनिशिएटिव ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम जाके जो हमारे प्रतिनिधि होंगे, एमपीज होंगे, वो लोकसभा या राज्यसभा, 2 हाउसेज होते हैं, वहां पर जाके एक बिल पारित करेंगे, बोलेंगे कि हम लोग ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा वाले इस पर डिस्कशन होगा, ये लोकसभा जहां पर भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस पर डिस्कशन होगा। उसके बाद अल्टीमेटली वोटिंग होगी। अगर 50% से ज्यादा लोग बोल देते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो इसका मतलब माना जाता है कि लोकसभा ने ये पास कर दिया है। फिर ये जो बिल होता है दूसरे हाउस में जाता है, दूसरे हाउस के अंदर भी सेम प्रोसेस है, 50% + 1 मेजोरिटी में लोग सपोर्ट करेंगे इसको, तो अगर इसको माना जाता है राज्यसभा से पास हो गया है। उसके बाद चला जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर साइन कर देता है तो ये बिल जो होता है वो एक्ट बन जाता है। ये मैंने एग्जांपल दिया है, और डोंट वरी, ये सब चीजें मैं इन फ्यूचर पढ़ाने वाला हूं कि कैसे काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, लेकिन आपको हल्का समझाने के लिए कैसा होता है। तो बिल का मतलब क्या है, जब तक वो प्रधान जो हमारे जब तक हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने साइन नहीं करा है, जब तक पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है जो उसको एक्ट तब तक माना जाएगा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन कर देंगे कि हाँ अब ये लीगली बाइंडिंग है। अब अगर कोई भी ऐसा होता है तो इन फ्यूचर ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कम टाइम में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है। सो ये क्या है, बिल है, मतलब पास नहीं हुआ है, अमेंडमेंट की जा रही है। ये क्या है, एक्ट है, ये बन चुका है। ये लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन कर दिया था 1958 के अंदर, तो ये काम करता है। अब बिल का मतलब क्या है, इसमें अमेंडमेंट की जा रही है कि इसके अंदर हम चाहते हैं कुछ चेंज करना। अब ये चेंज करना है, ये क्या है, एक तरह से प्रस्तावित है, ये फाइनल नहीं हुआ है, तो इसलिए बिल यूज किया गया है यहाँ पर। So the AMASR की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, was initially passed in 1958 for the purpose of preserving archaeological and historical monuments and sites। तो ये बिल इसलिए जो ये एक्ट बनाया गया है, ये इसलिए एक्ट बनाया गया था कि जो हमारी एंशिएंट जो आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसा ना हो कि आपके पास, ऐसा मान लीजिए एक कुतुब मीनार है और लोगों ने क्या करा, इसकी ईंटें उठा के लेके चले गए, यहाँ पर दुकान खोल ली, इसके ऊपर थूक रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था। टू रेगुलेटिंग एक्सकेवेशंस एंड प्रोटेक्टिंग स्कल्पचर्स, कार्विंग एंड अदर ऑब्जेक्ट। इट प्रोहिबिटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द एरिया ऑफ 100 मीटर अराउंड प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो ये एक्ट है, इसमें ये बात करते हैं कि अगर कोई आर्कियोलॉजिकल एक साइट है या फिर एक मोन्यूमेंट है, उसके 100 मीटर के दायरे में हम कुछ नहीं बना सकते हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के 100 मीटर के जो एक राउंड बनेगा इस तरीके से, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेनेवर एंड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। सरकार चाहे तो उसको बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती है। तो ये नॉर्मल एक्ट में बात की गई थी। अब ये क्या है, अमेंडमेंट किया जा रहा है। अमेंडमेंट का मतलब इसमें चेंज करने की बात की जा रही है। चेंज क्या है, अब ये कह रहे हैं कि जो अमेंडमेंट है, the proposal amendment would enable the government to undertake public work which is defined in the bill is in prohibited area। तो अब जो बिल पास किया जाने की बात चल रही है उसमें ये प्रावधान है कि जो 100 मीटर का जो रेंज थी, मतलब जो मॉन्यूमेंट के 100 मीटर की रेंज थी, उसको कम कर दी जा सकता है। मतलब ये है कि अगर मान ली सरकार चाहती है कुछ यहाँ बनाना, कंस्ट्रक्ट करना चाहती है तो कर सकती है। तो उसके ऊपर कई सारी चीजें आ जाती हैं। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन इज 20A ऑफ दिस एक्ट दैट हिंडर्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो सरकार तो ये बोल रही है कि हमको डेवलप करने की बात होती है, अगर मतलब शॉप बनाना चाहते हैं, कुछ हम लोग चाहते हैं कि इसको डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन बिल अलाउड नहीं कर रहा है। जो हमारा एक्ट है उसके अंदर साफ साफ मना किया गया है कि 100 मीटर्स के अंदर कुछ नहीं बन सकता है। तो सरकार ये बोल रही है, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, इससे क्या होगा, जो मेन जो साइट है, जो मेन जो मोन्यूमेंट है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। सो दिस इज द इशू। So come to the next current affair and it is going to be the last one, I assume. So what is race across India? ये क्या है, देखिए रेस अक्रॉस इंडिया जो है, इट इज एशियाज लॉन्गेस्ट एवर साइकिलिंग रेस है, और ये श्रीनगर से स्टार्ट हुई है और जो जाएगी अभी कन्याकुमारी तक,
ठीक है, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाएगी और 12 स्टेट्स के होते हुए बीच में पास होकर निकलेगी, राइट। सो डिस्टेंस ऑफ लगभग 3655 किलोमीटर ओवर 12 स्टेट्स। एज मैनी एज 29 साइकिलिस्ट हैव टेकन पार्ट इन द रेस, तो लगभग 29 साइकिलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है, जिसके अंदर गीता राव जी जो है वो अकेली फीमेल पार्टिसिपेंट है एंड सी इज द इंडियाज फर्स्ट डिफरेंटली एबल्ड सुपर रैंडोनियर। और देखो डिफरेंटली एबल्ड जो वर्ड होता है पहले हम लोग यूज करते थे पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये निगेटिव माना जाता था, ठीक है। अब डिफरेंटली एबल्ड का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी तरीके से उनके जो अपाहिज, ऐसा मान लीजिए, अपाहिज एक तरह से नेगेटिव वर्ड लगता है। डिफरेंटली एबल्ड का मतलब ऐसा होता है कि वे लोग जो हैं वो भी काम ऐसा करते हैं पर डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो ये समथिंग पॉजिटिव हो जाता है। तो आजकल हम लोग पीपल विद डिसेबिलिटी यूज नहीं करते हैं, डिफरेंटली एबल्ड वर्ड यूज करते हैं। सो अर्लियर सी रिसीव्ड अ सिल्वर मेडल एट द पैरा साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022। सी लॉस्ट हर लेग, अनफॉर्चुनेटली इवेंट हुआ था क्योंकि उनकी पोलियो की वजह से उनकी जो एक लेग है उसको खोना पड़ा काफी यंग एज में, लेकिन उनका काफी ड्रीम था कि मुझे साइकिलिस्ट करनी है, तो कंप्लीट कर लिया। तो ये भी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी यहाँ से। सो यहाँ पर एक आर्टिकल भी आया हुआ है, पैरा साइकिलिंग गीता राव कवर 3651 किलोमीटर इन द 16 डेज। तो समझ सकते हो 16 दिन के अंदर कवर क्या है ये, इन वन एक्टिव लेग, सिर्फ एक ही इनकी जो है काम करती है और ये पोलियो की वजह से खत्म हो गई। तो ये नाम भी याद रखना है आपको। सो अल्ट्रा साइकिलिंग होती क्या है, देखिए अल्ट्रा साइकिलिंग क्या है, एक इवेंट होता है वेयर द साइकिलिस्ट कवर एटलीस्ट 200 किलोमीटर विद इन 6 आवर्स। 6 घंटे के अंदर लगभग 200 किलोमीटर कवर करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, उसको बोलते हैं अल्ट्रा साइकिलिंग। टुडे अल्ट्रा साइकिलिंग इज वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम द अल्ट्रा साइकिलिंग देयर आर 3 अदर साइकिलिंग स्पोर्ट्स। देयर आर रोड साइकिलिंग होती है, क्या होती है, रोड पर साइकिलिंग करते हैं। फिर होता है साइक्लोक्रॉस। साइक्लोक्रॉस जो होती है एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था, मुझे ये मैंने उसके बारे में पढ़ा था व्हेन आई वाज इन फ्रांस, तो मैंने चीज देखी थी। सो यहाँ पर होता है टूर डी या डी ई या डी ए, टूर या डी फ्रांस के नाम से एक इवेंट होता है, वहाँ पर ये पहली बार इसको कराया गया था। इसमें क्या होता है साइक्लो क्रॉसेस के अंदर कि कई सारे तरह की टेरेंस होंगी, लाइक मिट्टी पड़ी होगी, गीली मिट्टी होगी, घास फूस होगी, रफ ट्रेन होगी, तो इस तरह की बनाई जाती है और उसके ऊपर साइकिलिंग करनी होती है। तो ये एक्चुअली इसलिए बनाया गया था कि जब सीजन सही है तो लोग साइकिलिंग करते हैं, लेकिन मान लीजिए सीजन ऐसा है कि वहाँ रेनफॉल हो रही है, इतनी अच्छा घूमने फिरने का वो नहीं है, स्नोफॉल हो रही है, तो उस टाइम जो लीन टाइम है उसके अंदर भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इसकी खोज की गई थी, इसको इनोवेट किया गया था साइक्लो क्रॉस के अंदर। एंड द माउंटेन बाइकिंग, तो नाम से क्लियर है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम द रेस इज कंडक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर विच सेज दैट द चेंजेस बीइंग ब्रॉट इन द रीजन हैज बीन सक्सेसफुली। आप जानते हैं आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया था हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पर ये चीज़ दिखाई जाती है कि हम स्पोर्ट्स को ये सब चीज़ें हो रही है, इसका मतलब क्या है, द कंडीशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज इम्प्रूविंग, राइट। सो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो हो गई है, तो ये जो आगे करंट अफेयर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है, और अपने दोस्तों को बताइए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि मोटिवेशन मिले और हम इस तरह कंटेंट आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लाने की प्लान करेंगे। सो थैंक यू अगेन फॉर योर प्रीशियस टाइम, सी यू।